इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडस टावर्स के बोर्ड ने रिसेंटली अफ्रीकन मार्केट्स में एक्सपेंशन का प्लान अप्रूव किया है। कंपनी नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया एंटर करने का प्लान कर रही है। मार्केट्स को ये डिसीजन शायद बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि इस डिसीजन के बाद कंपनी के शेयर्स इनिशियली 4% गिर गए और उस दिन क्लोजिंग तक कंपनी के शेयर्स 1.5% गिर गए थे। आज के इस वीडियो में हम इंडस टावर्स का बिजनेस समझेंगे। इसके बाद हम कंपनी के डिसीजन पे मार्केट रिएक्शन का कारण भी समझेंगे। फिर हम कंपनी के अफ्रीकन एक्सपेंशन प्लान को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम इस एक्सपेंशन प्लान से रिलेटेड चैलेंजेस भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडस टावर्स के ऑपरेशन समझते हैं। इंडस टावर्स 2,51,773 मोबाइल टावर्स ऑपरेट करता है। लेकिन कंपनी जिस तरीके से इन टावर्स को ऑपरेट करती है वो काफी इंटरेस्टिंग है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग में एक कंपनी टावर बिल्ड और मेंटेन करती है और उस सेम टावर से ऑपरेट करने के लिए मल्टीपल नेटवर्क ऑपरेटर्स रेंट पे करते हैं। मतलब इंडस टावर जैसी कंपनी टावर कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती है और सेम टावर से भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और इवन बीएसएनएल जैसे गवर्नमेंट ऑपरेटर्स नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स इंडस टावर्स को रेंट भी पे करते हैं। इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मेथड यूज करना भी जरूरी है। इंडियन टेलीकॉम मार्केट दुनिया के सबसे सस्ते टेलीकॉम मार्केट्स में से एक है। इंडिया का वॉइस कॉल कॉस्ट पर मंथ 2014 के 68.2 रुपीज से 2024 तक 15 रुपीज तक गिर गया है। इंडिया का डेटा कॉस्ट भी ग्लोबली वन ऑफ द चीपेस्ट है। मतलब टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के रेवेन्यूज भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम ही होंगे। ऐसे में इंडिविजुअल टावर्स बिल्ड और ऑपरेट करने में कंपनी को बहुत केपेक्स और रेगुलर एक्सपेंस बियर करना पड़ता। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू नेटवर्क प्रोवाइडर्स अपने कॉस्ट कम रख सकते हैं। इंडस टावर्स के लिए भी ये मॉडल काफी फायदेमंद होता है। कंपनी मार्जिनल कॉस्ट पे नए ऑपरेटर्स ऐड कर सकती है और हर एडिशनल ऑपरेटर कंपनी के रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करता है। मतलब कंपनी के टावर का सेकंड टेनेंट कंपनी के लिए उस टावर का रेवेन्यू डबल कर देगा और इस रेवेन्यू ग्रोथ के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा एडिशनल कॉस्ट बियर नहीं करने पड़ते। थर्ड टेनेंट के केस में कंडीशंस और भी इंप्रूव हो जाते हैं। इंडस टावर्स का करंट टेनेंसी रेशियो 1.63 है। मतलब कंपनी के लगभग हर टावर में एक से ज्यादा टेनेंट है। ये कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशन होता है। लेकिन कंपनी की इस सक्सेस के बावजूद करंट फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी का रेवेन्यू 9.1% बढ़ा और 8,057 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.8% कम हुआ और 1,736 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। और इस प्रॉफिट फॉल का कारण राइजिंग एनर्जी कॉस्ट्स। अर्ली मॉनसून के कारण कंपनी को अपने टावर्स ऑपरेट करने के लिए डीजल यूज पे डिपेंड करना पड़ा। इससे कंपनी के एनर्जी मार्जिन -4% हो गया। इंडस टावर के पास 32,000 सोलर साइट्स हैं, लेकिन मॉनसून डिस्ट्रप्शंस के कारण सोलर पावर जनरेशन भी वीक हुआ और कंपनी को पावर जनरेशन के लिए डीजल पे डिपेंड करना पड़ा। और इस वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश कंजर्वेशन सिग्नल और अफ्रीकन एक्सपेंशन के चैलेंजेस के कारण ही मार्केट्स ने कंपनी के शेयर्स 3% गिरा दिए। चलिए इन तीनों रीजंस को भी अब समझते हैं। सबसे पहले वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एलिवेटेड एनर्जी कॉस्ट के साथ साथ कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में हाई मेंटेनेंस केपेक्स भी रिपोर्ट किया। कंपनी ने अपने कॉन कॉल में यह भी कहा कि मेंटेनेंस स्पेंडिंग अगले 3 to 4 इयर्स तक हाई रहेगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो अब पुराना हो चुका है। मतलब कंपनी अपना इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऐसे टाइम पे प्लान कर रही है जब वो अपने डोमेस्टिक ऑपरेशंस में ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। दूसरा प्रॉब्लम है कैश कंजर्वेशन सिग्नल। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 में एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी एस्टैब्लिश किया था। इस कमेटी के फॉर्मेशन के बावजूद कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। कंपनी के बोर्ड ने यह डिसाइड किया कि ये डिविडेंड कंपनी सेव करेगी और इससे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ और इंक्रीज केपेक्स को फंड करेगी। इससे कंपनी के डिविडेंड एक्सपेक्टिंग शेयर होल्डर्स में डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ। थर्ड प्रॉब्लम है अफ्रीकन एक्सपेंशन के चैलेंजेस। अफ्रीका एक इमर्जिंग मार्केट है। ऐसे मार्केट्स में एक्सपेंशन प्लान्स यूजुअली डिस्काउंट हो जाते हैं। मतलब जो कंपनीज इन मार्केट्स में एक्सपैंड करते हैं उन्हें यूजुअली एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन इमर्जिंग मार्केट्स में करेंसी वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्क्स होते हैं। इन रिस्क को इन्वेस्टर्स अवॉइड करना चाहते हैं। तो अगर अफ्रीकन मार्केट्स में ये चैलेंजेस हैं, फिर भी इंडस टावर्स यहां एक्सपैंड क्यों कर रहा है? देखो दोस्तों, अफ्रीका में नेटवर्क कनेक्टिविटी काफी वीक है, तो इस मार्केट में कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। जीएसएमए के 2024 सब सहारन अफ्रीकन रिपोर्ट के हिसाब से 527 मिलियन लोगों के पास मोबाइल सब्सक्रिप्शंस हैं, लेकिन इनमें से बस 27 लोगों के पास ही मोबाइल इंटरनेट है।
ये अंडरसर्व्ड पब्लिक एक ऐसा मार्केट है जिसको वैल्यू प्रोवाइड करना एक मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, और ये मार्केट ग्रो भी हो सकता है। 2030 तक अफ्रीकन मार्केट्स में मोबाइल डेटा ट्रैफिक 4 टाइम्स ग्रो कर सकता है। करंट 1.9 जीबी पर कनेक्शन का यूजेज 8 जीबी पर कनेक्शन तक बढ़ सकता है। कनेक्शन टाइप्स में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 2030 तक 4G कनेक्शंस करंट लेवल से बढ़ सकते हैं और टोटल कनेक्शन के 50% तक पहुंच सकते हैं। सेम पीरियड में 5G कनेक्शंस टोटल कनेक्शन के 17% तक पहुंच सकते हैं। इस ग्रोइंग नेटवर्क डिमांड को मीट करने के लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड भी क्रिएट होगी, और इस डिमांड को मीट करने में इंडस टावर के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। GSMA के एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडस टावर को इनिशियली एक 15% का केपेक्स टू रेवेन्यू रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। ये मैच्योर मार्केट से काफी ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफ्रीका जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ के लिए ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होगी। लेकिन अफ्रीकन मार्केट्स में इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक मेजर चैलेंज भी है। अफ्रीका की इकोनॉमी काफी अनस्टेबल है। जैसे 2023-24 की बात करें तो नाइजीरियन नायरा की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट 90% डिवैल्यू हो गई। जून 2024 में हेडलाइन इन्फ्लेशन 34.2% तक बढ़ गया था। 2023 में नाइजीरिया में एनर्जी कॉस्ट्स, जो इंडस टावर्स के लिए ऑलरेडी इंडिया में एक प्रॉब्लम है, 66% बढ़ गए थे। और इन चैलेंजेस के कारण ओवरऑल अफ्रीकन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक कंसोलिडेशन स्प्री देखा गया। वोडाफोन ने घाना और केन्या में अपने स्टेक सेल करके अफ्रीका से एग्जिट किया। MTN ने गिनी बिसाओ और गिनी के ऑपरेशंस को अनसस्टेनेबल कहा और दोनों रीजन से $1 में ही एग्जिट किया। 2022 तक मिलीकॉम के टीगो ने अफ्रीका में अपने सारे एसेट सेल कर दिए। तो इतना तो क्लियर है, वेस्टर्न कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स अफ्रीका के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और शायद यहीं इंडस टावर्स को अफ्रीकन रीजन्स में एक बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी अफ्रीका में बिना किसी सपोर्ट के एंटर नहीं कर रही है। इंडस टावर्स अपने पेरेंट कंपनी भारती एयरटेल के 15 अफ्रीकन मार्केट्स में 14 ईयर के प्रेजेंस का फायदा लेगी। कंपनी को एयरटेल के थ्रू एक ऐसा टेनेंट मिल जाएगा जिसका अफ्रीकन मार्केट्स में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और अफ्रीका में एयरटेल का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा। कंपनी का कस्टमर बेस 8.7% बढ़ा और 16.6 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा। कंपनी के डेटा कस्टमर्स भी 14.1% बढ़े और 7.34 करोड़ यूजर्स तक पहुंचे। कंपनी का यूजेज पर कस्टमर भी 30.4% बढ़ा और 7 GB तक पहुंचा। एयरटेल के लिए अफ्रीकन मार्केट्स में मोबाइल मनी सेगमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है। इस सेगमेंट में भी सब्सक्राइबर काउंट 17.3% बढ़ा और 4.46 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा। एयरटेल के फाइनेंसेस में भी इंप्रेसिव ग्रोथ आया। कंपनी का रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 21.1% बढ़ा और $4.95 बिलियन तक पहुंचा। करेंसी डिवैल्यूएशन के कारण कंपनी के रिपोर्टेड रेवेन्यू में 0.5% का फॉल आया। कंपनी ने अपना फॉरेन करेंसी डेट भी कम किया है। कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग डेट 83% फॉरेन करेंसी से 93% लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है। इससे कंपनी के डेट पे करेंसी फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी के फाइनेंसेस में एक वीकनेस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स। कंपनी का EBITDA फ्यूल प्राइस इंक्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस के कारण 48.8% से 46.5% तक कम हो गया। कंपनी ने कमिंग ईयर के लिए एक $725 to $750 मिलियन का केपेक्स गाइडेंस भी सेट किया है। मतलब इंक्रीजिंग केपेक्स के कारण कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स और बढ़ सकते हैं। इंडस टावर्स के साथ पार्टनरशिप एयरटेल को इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट देता है। इंडस टावर्स को एयरटेल जैसे एस्टैब्लिश प्लेयर से कंसिस्टेंट रेवेन्यू का बेनिफिट भी मिल सकता है, जिससे कंपनी अफ्रीकन मार्केट में अपने ऑपरेशंस सस्टेन कर सकती है। लेकिन अफ्रीकन मार्केट्स में एंटर करके इंडस टावर्स स्टीप कंपटीशन भी फेस करेगा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल लीडर अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन का अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन कंपनी के न्यू इन्वेस्टमेंट्स अब थोड़े स्लो हो रहे हैं। IHS टावर्स ऑपरेशनल चैलेंजेस और डेट प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीका में एक्सपैंड भी कर रहा है। प्राइवेट इक्विटी या सॉवरेन वेल्थ फंड से सपोर्टेड लोकल प्लेयर्स भी अफ्रीका में ग्रो कर रहे हैं। इंडस टावर्स अफ्रीकन मार्केट में इन प्लेयर्स से कंपटीशन फेस करेगा, लेकिन कंपनी अपने फ्रेश कैपिटल और इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के थ्रू इस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकता है। नए मार्केट्स में कंपनी को केपेक्स भी करना पड़ेगा। एयरटेल के टेनेंसी के थ्रू कंपनी के इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होते हैं। कंपनी का इंडिया में कैश जनरेशन भी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल 26 के Q1 में कंपनी ने 1570 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। ये फ्री कैश कंपनी के अफ्रीकन एक्सपेंशन को फंड कर सकता है। अफ्रीका की रीजनल डायनामिक्स भी कंपनी के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट करती हैं। नाइजीरिया का कम्युनिकेशन कमीशन 2027 तक रूरल एरियाज के 80% तक टेलीकॉम एक्सेस अचीव करना चाहता है।
2023 के एंड तक रूरल एरियाज में बस 40% में कम्युनिकेशन एक्सेस था। अफ्रीका का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी स्टेबिलिटी के साइंस दिखा रहा है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सब सहारन अफ्रीका का ग्रोथ 2023 के 3.4% से 2024 में 3.8% तक पहुंचा। 2025 में 4% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इस ग्रोथ से कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ग्रोथ आ सकता है। लेकिन टावर कंपनीज को नए प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है। साइट एक्विजिशन, परमिटिंग, कंस्ट्रक्शन और टेनेंट एडिशन में 12 to 18 मंथ्स का टाइम लग सकता है। ऊपर से अफ्रीकन मार्केट्स में पावर एक काफी बड़ा चैलेंज है, इसलिए इंडस टावर्स एक और प्रोजेक्ट में फोकस कर रहा है। जैसा मैंने बताया, कंपनी 2,51,773 मोबाइल टावर्स ऑपरेट करती है। ये टावर्स 99.96% का अपटाइम मेंटेन करते हैं। अपटाइम मतलब टावर्स कंस्ट्रक्ट होने के बाद कितने टाइम ऑपरेशनल रहते हैं। इंडस टावर्स के केस में कंपनी का अपटाइम तो काफी अच्छा है, लेकिन इन टावर्स को ऑपरेट करने में कंपनी को बहुत फ्यूल कॉस्ट बियर करने पड़ते हैं। इसीलिए कंपनी अब सोलर एनर्जी पे भी फोकस बढ़ा रही है। कंपनी के सोलर प्रोग्राम के अंडर 32,000 साइट सोलर पावर पे ऑपरेट करते हैं। कंपनी इस सोलर पावर एक्सपीरियंस के बेसिस पे अफ्रीकन मार्केट्स में भी ऑपरेट कर सकती है। इससे कंपनी अफ्रीका के पावर ग्रिड इश्यूज से बेटर डील कर सकती है। नाइजीरिया में बहुत फ्रीक्वेंटली पावर आउटेजेस होते हैं। कई रूरल रीजन्स में तो पावर ग्रिड का कनेक्टिविटी ही नहीं है। सोलर पावर के थ्रू कंपनी इन चैलेंजेस से डील कर सकती है। मतलब इंडस टावर्स के अफ्रीकन एक्सपेंशन प्लान्स में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं। कंपनी के शेयर प्राइसेस का इनिशियल फॉल एक पैनिक रिस्पॉन्स हो सकता है। जैसा मैंने बताया, कंपनी के प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट दिखने में 12 to 18 मंथ्स का टाइम लग सकता है। तब तक इस एक्सपेंशन के सक्सेस को मेजर करना मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडस टावर्स का अफ्रीकन एक्सपेंशन कंपनी को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देगा, या अफ्रीकन मार्केट के चैलेंजेस कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स बन जाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।